नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत आपकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आपके साथी जो इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थी और बैठ रहे हैं, उनको इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन श्रृंखला को, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही प्रश्नों को भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और उनके प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप अपना एक रजिस्टर निकालिए और उस पर इनको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये आपका अध्याय 6 है, नियंत्रण और समन्वय, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम चर्चा करेंगे, जंतुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और पादपों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों को कवर अप यहां करने वाले हैं। साथ ही बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम और उसमें कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम, मतलब हम यहां पर ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे और यहां पर हम हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथियां, उनको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है, ब्रेन के पार्ट कितने हैं, बॉडी का पोस्चर कौन बनाता है, कंट्रोल कौन करता है। तो इस तरीके से हम पूरे ब्रेन को भी कवर करने वाले हैं। हमारी ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है, किसी चीज को देख के हमें डर क्यों लगता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हार्मोन किसे कहते हैं, है ना, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहां इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क, ब्रेन, जो मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, फोर ब्रेन, मध्य वाले भाग को मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क या फिर हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और इसके नीचे मध्य मस्तिष्क और सबसे पीछे की तरफ पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है, जो हमारे यहां गर्दन के ऊपर मिलेगा। बाकी का मैक्सिमम पार्ट कवर करके रखता है फोर ब्रेन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां और चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो फोर ब्रेन है, जो अग्र मस्तिष्क है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, और एक है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन, आप कक्षा 10 के हिसाब से सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस ये दे रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, डाइएन्सेफेलॉन के ही 3 भाग होते हैं। एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो आपको केवल हाइपोथैलेमस पढ़ना है, ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है, इसके 2 पार्ट हैं, एक है सेरिब्रम और एक है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन के 3 भागों में बांटा जाता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हमें याद रखना है। अगला देखिए, जो हमारा मिड ब्रेन है, इसमें 4 लोब पाई जाती हैं। 4 लोब, 2 लोब ऊपर की तरफ होती हैं और 2 लोब नीचे की तरफ होती हैं। इन लोब को हम कॉलिकुलाई के नाम से भी जानते हैं, इन्हें कॉलिकुलाई भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम कॉलिकुलाई भी कहते हैं। 2 ऊपर वाली होती है और 2 नीचे वाली होती है, टोटल होती है इनकी संख्या 4। इनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। ऊपर वाली जो 2 है वो देखने का काम, और नीचे वाली 2 है वो सुनने से संबंधित है। मतलब देखने से संबंधित हो गई ऊपर वाली 2, और नीचे वाली 2 का काम है ध्वनि से संबंधित या सुनने से संबंधित, ठीक है। अगला है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन।
अब हिंड ब्रेन के 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक है पोन्स, एक है सेरिबेलम और एक है मेड्यूला। इसके 3 पार्ट हैं। पश्च मस्तिष्क, इसके 3 पार्ट हैं। पहला है पोन्स, एक है सेरिबेलम, एक है मेड्यूला। देखिए, अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, लेकिन पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। अंतर है दोनों में, सेरिब्रम और सेरिबेलम, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं जो परीक्षा में 100% आती ही हैं, तो आप इनको ऐसे याद रखेंगे। देखिए, ब्रेन स्टेम किससे बना होता है, तो आपका आंसर आएगा मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मतलब मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला मिलकर। ठीक है, अगला देखिए, मोस्ट। हमारे शरीर में रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है कौन करेगा, तो ब्रेन का पोन्स वाले भाग में श्वसन नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं, पोन्स में। प्री बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था, आपको यह याद रखना है। मोस्ट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। शरीर का संतुलन कौन बनाता है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाता है उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं, उसे सेरिबेलम कहते हैं। यह भी मोस्ट है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगला देखिए, हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, और इसमें भूख, ताप, प्यास, तृप्ति इनके केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसकी हमें जो अनुभूति हो रही है वो हाइपोथैलेमस करवाता है। साथ ही ये हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन्स भी रिलीज करता है। एक होता है वेसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और इसमें निद्रा का नियंत्रण केंद्र भी पाया जाता है। निद्रा का नियंत्रण केंद्र भी पाया जाता है। एक बात और याद रख लें, चलो थोड़ा लाइट चली गई थी और अब आ गई है, तो फिर से शुरू करते हैं। ब्रेन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है, ब्रेन के पार्ट पढ़ लिए हैं, 3 पार्ट है उसके मेन, सब कुछ लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी लिखे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप उनको नोट डाउन कर लें। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। और अब चलते हैं अपन आगे, और अब अपन चर्चा करेंगे ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि है ना, कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ मतलब कार्बनिक पदार्थ स्रावित करता है उसे ग्रंथि कहते हैं। और ये जो ग्रंथियां हैं ये 3 प्रकार की है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि, और आपको याद रखनी है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो ये अपनी हो गई ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, ये है इसका मेन पॉइंट। ये डक्टलेस हैं, ये डक्टलेस होती हैं, और इनसे बनने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। ठीक है, हार्मोन कहलाता है। इनसे निकलने वाला हार्मोन रक्त के माध्यम से टारगेट कोशिका या ऊतक तक पहुंचता है, लक्ष्य कोशिका या ऊतक तक पहुंचता है। ठीक है, तो ग्रंथि के अंदर बनता है हार्मोन। हार्मोन होते हैं कार्बनिक पदार्थ जिनकी बहुत कम मात्रा में ये स्रावित होते हैं, और ये ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण क्या हैं,
जैसे हाइपोथैलेमस, ये एक्चुअल में ब्रेन का ही पार्ट है। पिनियल और पीयूष, ये तीनों ब्रेन में हैं। इसके अलावा थायराइड जो कि हमारी गर्दन में है। पैराथायराइड थायराइड के अंदर होती है। थाइमस हमारे सीने में होती है। एड्रिनल, एड्रिनल होती है वृक्क के ऊपर। और एक अंडाशय या ओवरी और टेस्टिज या वृषण, ये है मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, आगे चलिए। एक मिश्रित ग्रंथि के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसे कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति डुअल होती है। डुअल नेचर वाली ग्लैंड है ये। मतलब ये एक्सोक्राइन भी होती है और ये एंडोक्राइन भी होती है। मतलब ये बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी रिएक्ट करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी रिएक्ट करती है। ठीक है, इसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, इसमें एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल भी होती है। हमें इन दोनों को मुख्यतः याद रखना है। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसे ग्लूकागोन कहते हैं, और बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है। एक्सोक्राइन जो पार्ट है इसका, इससे अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, जो पाचन में काम आता है। इसमें काम आता है, पाचन क्रिया के काम आता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इसके बार बार वीडियो लेक्चर देखो और इसके नोट्स भी बनाने हैं और फिर इनको सुबह रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसा आप करोगे तो 2-1 बार में आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार की होती हैं। मैंने वहां लिख दिया है। ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है पेंक्रियाज, जिसे कि हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, आगे चले। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में अपन देखें तो इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है। तो ठीक है, ये डक्टस ग्लैंड है, इनमें ट्यूब पाई जाती है या डक्ट पाई जाती है। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम। और एंडोक्राइन में जो बनता है उसे कहते हैं हार्मोन। वो ठीक है, और यहां बनता है एंजाइम। इनसे निकलने वाला एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और एंडोक्राइन में अपन ने क्या पढ़ा था कि इनसे निकलने वाला हार्मोन ब्लड के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारा लिवर, यकृत है ना, आंसू की ग्रंथियां जो आंख में पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियां जिनसे दूध का स्राव होता है, श्वेत ग्रंथियां या पसीने वाली ग्रंथियां। ऐसे ही सेरुमिनस ग्लैंड होती है, हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिससे लार का स्राव होता है, इनको लाला ग्रंथि भी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आगे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और अब अपन चर्चा करने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है, यह ग्रंथि शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित प्रकार की है, और इसका 98% जो भाग है वो बहिस्रावी होता है और शेष भाग इसका अंतःस्रावी होता है। ठीक है, मतलब ये जो पेंक्रियाज है इसका 98% भाग तो होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, और शेष भाग जो है इसका वो होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप इसको लिख पाए। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतकों के नाम तो आपको याद रखना है। एक होता है नर्वस सिस्टम, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, और एक होता है हमारा पेशी ऊतक। ठीक है, मसल्स। अब देखिए हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 हैं। इसमें देखिए सॉरी, आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा। अब आपको और क्या याद रखना है इसमें, तो हमारे आंख, ये भी हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसके अलावा अपन को याद रखना है त्वचा, स्किन। ठीक है, केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये किस किस का बना हुआ है? तो ये बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना हुआ होता है। तो CNS में एक तो मस्तिष्क होगा और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, सिनेप्स कहते हैं इसे। देखिए इधर, जैसे मैंने एक तंत्रिका कोशिका इधर बनाई, ये इसका एक्सोन है, ये इसके नर्व एंड। अब दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये साइटोन इधर आया और ये इसके नर्व एंड यहां होंगे, ठीक है। ये डेंड्रोन, इस तरीके से हमने ये तंत्रिका कोशिका बनाई है। एग्जाम में मतलब ये डायग्राम भी पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लें। ये डेंड्रोन बना दिए, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ये निस्सल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये यहां पर ये एक्सोन के ऊपर रेनबियर्स की नोड पाई जाती हैं। तो देखिए, एक एक्सोन का ये टर्मिनल वाला भाग और दूसरे एक्सोन, दूसरा जो नर्व है, न्यूरॉन है, इसके डेंड्रोन के बीच में ये जो गैप होता है, इस गैप को हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। सिनेप्स क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आगे चले, कुछ पादप हार्मोन्स के नाम पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये प्लांट हार्मोन है। इनको ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। एक और आपको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड, ABA, ये वृद्धि को कंट्रोल करता है, तो ये वृद्धि निरोधक है, वृद्धि निरोधक हार्मोन है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं पादप हार्मोन्स के नाम, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, एथिलीन और एक ABA। अगला है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना कौन ग्रहण करता है? तो सूचनाओं, तो मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग का नाम है, तो आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा यहां दे रखे हैं, ठीक है। तो इन सूचनाओं को, जैसे अगर गंध की सूचना है तो नाक उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और स्वाद है तो जिह्वा, और सुनने की वाली घटना है तो आंतरिक कर्ण, और स्पर्श का अनुभव कराती है हमें त्वचा, और देखने का अनुभव कराती है, देखने का अनुभव कराती है आंख, ठीक है। त्वचा का काम है स्पर्श का पता लगाना, स्पर्श। जिह्वा स्वाद के लिए होती है, ठीक है, स्वादग्राही इस पर पाई जाती हैं। नाक ये गंधग्राही है, तो ये गंधग्राही होती है, और आंतरिक कर्ण ये सुनने से संबंधित होता है, सुनने से संबंधित होता है, ठीक है। मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मस्तिष्क का सोचने वाले भाग को अपन अग्र मस्तिष्क, ये सोचने का काम करता है, अग्र मस्तिष्क। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, या फिर आपसे कह दे हेडमास्टर, हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा हाइपो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। लेकिन केवल मास्टर ग्रंथि पूछा जा रहा है तो आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, और इसका निर्माण होता है क्रेनियल नर्व,
क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के द्वारा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। और अगर न्यूरॉन का डायग्राम एग्जाम में आए तो आप इस तरीके से एग्जाम में न्यूरॉन का चित्र बना सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर घुंडी पाई जाती हैं जिन्हें एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। यहां से यहां तक का ये जो भाग है इसको हम एक्सोन के नाम से जानते हैं। एक्सोन पर रेनवियर की नोड पाई जाती हैं, तो मैंने ऐसे बनाई है इधर इस तरीके से। इनमें श्वान कोशिका के केंद्र भी होते हैं। आगे देखें, माइलिन से बने हुए ये आच्छाद होते हैं। इसका ये वाला भाग, इस वाले भाग को बॉडी कहते हैं, या फिर हम इसे सोमा के नाम से जानते हैं। बॉडी या सोमा कहते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है, बाकी के इसमें निस्सल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और यहां से ये इसमें ब्रांच निकलती हैं जिनको डेंड्रोन, और फिर ये आगे डिवाइड होकर डेंड्राइट्स बनाती हैं। ठीक है, हिंदी में इनको द्रुमिका और द्रुमिकाश्य कहते हैं। इस तरीके से इसमें ये संरचना होती है। तो ये आपके न्यूरॉन का डायग्राम है। तो इसके दो पार्ट हुए, एक बॉडी और एक एक्सोन। एक्सोन का जो अंतिम वाला भाग है इसे टर्मिनल एंड कहते हैं, या फिर एक्सोन नोब के नाम से भी जानते हैं। और ये इसके डेंड्रोन है, डेंड्रोन, और इसमें ये केंद्रक है, केंद्रक। ठीक है, आगे देखें, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स रिएक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। जैसे पैर कांटे पर पड़ता है तो हम अचानक से पैर को हटा लेते हैं। तेज धूप में अचानक से जाते हैं तो आंखों की पलकें बंद हो जाती हैं। ठीक है, कोई थप्पड़ देता है या देने की कोशिश करता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। ऊपर से कुछ ऐसा लगे कि कोई चीज वस्तु हमारे ऊपर गिर रही तो हमारे हाथ अचानक से ऊपर जाते हैं, सिर के ऊपर जा रहे हैं। ये सारी कैसी क्रियाएं हैं? ये सारी प्रतिवर्ती क्रिया हैं, और जिसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा मेरुरज्जु। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क में होता है। देखो, अग्र मस्तिष्क का ही काम है सोचना, बोलना, देखना, स्मेल करना, है ना, स्मृति रखना, तर्क करना, है ना, विश्लेषण करना। ये सारे काम अग्र मस्तिष्क के ही हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है टेस्टिज से, जिनको कि हम वृषण कहते हैं, वृषण कहते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा ये नर में पाए जाते हैं। और मनुष्य की बात करें ये पुरुष में पाए जाते हैं। मटर के पौधों में तंतु की वृद्धि का कारण कौन सा है? तो प्रकाशानुवर्तन है। प्रकाश की ओर अनुवर्तन करना प्रकाशानुवर्तन होता है। तो मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन होता है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर गिर जाती हैं। पकी हुई पत्तियां, पके हुए फल, है ना, ये और फूल का टूटना, अपने आप गिर रहा है सॉरी, तो पौधे से पत्तियों का गिरना, पके हुए फलों का गिरना, ये एक हार्मोन की वजह से होता है। उस हार्मोन को एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। इसे ABA कहते हैं, ABA। वृद्धि हार्मोन की अगर कमी हो जाए, मतलब ग्रोथ हार्मोन GH की कमी हो जाए तो बौनापन हो जाता है। और ये जो GH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो आपका आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगर इस हार्मोन की GH ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो बौनापन हो जाता है, बौनापन हो जाता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इससे व्यक्ति का शरीर लगभग 7 फीट की हाइट हो जाती है।
दानव के आकार का हो जाता है, दानवाकार शरीर। ठीक है, आगे देखें, परागनलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि ये रसायनानुचलन होती है। यह ठीक है, मतलब ये रसायन की वजह से परागनलिका अंडाशय की ओर ग्रोथ कर रही है, उधर की मूवमेंट कर रही है, तो ये होती है रसायनानुवर्तन। मोस्ट लाइनें हैं, सारी याद करनी है आपको। हार्मोन्स, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं और विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन्स ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की ये क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं या प्रभावित करते हैं और नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, इसीलिए हम इनको हार्मोन कहते हैं। मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है और शरीर के विभिन्न अंगों में के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करता है, मस्तिष्क कहलाता है। तो मस्तिष्क गुहा में स्थित होता है या कपाल गुहा में पाया जाता है, केंद्रीय तंत्र का भाग है, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करता है। कशेरुक दंड की गुहिका में सुरक्षित, कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी की जो गुहा है, खाली जगह है, उसमें केंद्रीय तंत्रिका एक अंग जो संयोजी ऊतक से बना 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करती है, उसे हम मेरु रज्जु कहते हैं। जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे होती है, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी, तो देखो इसमें 3 ही झिल्ली हैं, ड्यूरामेटर, पाइयामेटर और एरेक्नोइड, और इसके बीच में पाया जाता है मेरु रज्जु। तो इनके बीच में ये है मेरु रज्जु। इसका काम क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित होता है। प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत व शीघ्र होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनसे हार्मोन का स्राव होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और ये कैसी होती हैं? तो आपका आंसर आएगा ये नलिका विहीन होती हैं और हार्मोन का स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं। हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर और जड़ अंधकार की ओर गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाली इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। रसायन के कारण हो तो रसायनानुवर्तन कहते हैं। ठीक है। और जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। अब अपन चर्चा कर लेते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल ABA ये वृद्धि को रोकता है, इसीलिए इसे वृद्धि रोधक कहते हैं। और इन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से जानते हैं तीनों को, तो इनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR, पादप वृद्धि नियामक। पहले हार्मोन की चर्चा करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। पौधों की गतियों का नियंत्रण करता है। पत्तियों को गिरने से बचाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है, तो ये याद कर लेना, बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। जिब्रेलिन के शोध अंकुरण में सहायक बने। पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। पेपर में आता है साइटोकाइनिन के 2 कार्य लिखिए, तो लिखना है आपको प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है,
कलिकाओं में वृद्धि करता है, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक होता है और अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करता है। ये ठीक है, कौन? साइटोकाइनिन। कौन? साइटोकाइनिन। और ये सेल डिवीजन को भी प्रेरित करता है। ए बी ए वृद्धि रोधक होता है। ये पत्ती के फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है, पौधे की वृद्धि दर को ये कम करता है। और अधिक तापमान हो जाए, पानी की कमी पौधे के अंदर हो जाए तो ये रंध्र को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद भी कर देता है एब्सिसिक एसिड ABA, इसीलिए इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। आगे देखिए, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग किसके द्वारा जाते हैं? तो आंसर क्या है इसका? रसायन के द्वारा जाते हैं। ये रसायन सिनेप्स को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इस तरीके का ये हार्मोन है। अगला प्रश्न, गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आने लगा, किस क्रिया के कारण ऐसा हुआ? ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आ रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। पानी की टिक्की का ठेला दिख गया, मुंह में पानी आ रहा है, तो वो किसका उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग पूछे जाएं CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, तो इसमें देखिए, एक है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आते हैं आपका प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, और इसमें आता है आपका डाइएन्सिफेलोन। डाइएन्सिफेलोन अग्र मस्तिष्क पश्च कहते हैं हिंदी में इसे। और इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है एपीथैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको याद रखना है, या आपके सिलेबस में है। मध्य मस्तिष्क में 4 लोब होती हैं जिन्हें कोलिकुलाई कहते हैं। और पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है मेड्यूला, और एक होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम लिखिए। जो मस्तिष्क से निकलती है उन्हें कपाल तंत्रिका कहते हैं, और मेरुरज्जु से निकलती है उन्हें मेरु तंत्रिका कहते हैं। कपाल तंत्रिकाएं 12 पेयर हैं, 12 जोड़ी होती हैं मनुष्य में, ठीक है, और 10 पेयर होती हैं मेढक में। मेढक में होती हैं 10 पेयर। वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, श्वास क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। कुछ हद तक हम उसे ऐच्छिक कर लेते हैं, लेकिन अनैच्छिक क्रिया है। छींक का आना अनैच्छिक क्रिया है। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं वो अनैच्छिक क्रिया हैं। ठीक है, वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जैसे कि लार का आना, उल्टी, है ना, रक्तदाब, ये सारी क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है हमारे मेडुला में, और मेडुला पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। उद्दीपन क्रिया का उदाहरण पौधों में, तो छुई-मुई के पौधे की गति उद्दीपन क्रिया का उदाहरण है। छुई-मुई के पौधे को अपन टच करते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो ये उद्दीपन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे में कहां संश्लेषित होता है? तो प्ररोह के अग्रभाग पर।
प्ररोह के सॉरी अग्रभाग पर। और ये प्ररोह क्या होता है, तो जमीन से ऊपर का जो पौधे का भाग है और इसका बिल्कुल टिप वाले भाग, ये इन पर इन्हें कहते हैं शूट अपेक्स, और यहीं पर ऑक्सिन हार्मोन बनता है, ऑक्सिन हार्मोन बनता है। और जमीन से नीचे के भाग को अपन रूट कहते हैं, तो ये रूट अपेक्स है। ठीक है। तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है जिब्रेलिन। पादप वृद्धि संदमक, संदमक मतलब वृद्धि को रोकने वाला एबीए, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रीनलिन हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि से। और ये ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए हम इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। जैसे ये सेम के बीज के आकार की किडनी है, तो इसके ऊपर एक कैपनुमा स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती है, इसी को कहते हैं अपन अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। और इसी से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन, जिसे करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हमें आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, इसीलिए हमें आयोडीन का सेवन करना चाहिए। ठीक है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? आंसर आएगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से इसका स्राव होता है। और आपसे पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर आएगा ये गर्दन में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। एच आकृति की होती है, एच आकृति की होती है, एच आकृति की होती है। और इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है, क्योंकि आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। आगे देखिए, फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है? तो इसे गोइटर कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। और ये रोग आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होने पर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने पर घेंगा रोग होता है, जिसे गलगंड रोग कहते हैं स्थानीय भाषाओं में, गलगंड रोग, जिसमें गर्दन फूल जाती है, क्योंकि हमारी गर्दन में ही यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, श्वास नली के दोनों ओर। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए आगे, घेंगा रोग का कारण क्या होता है? तो आपको पता है घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी, तो आपके शरीर में कोई परिवर्तन महसूस हुआ होगा। यह परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये किसके लिए है? ये मेल के लिए है। जब आप या आपकी सहेली, तो ये फीमेल की बात हो रही है, फीमेल की आयु 12 से 14 वर्ष रही होगी, तब शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसका कारण होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये तो है मादा के, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है नर का। ये नर के अंदर होता है, मतलब पुरुष में, और ये होता है स्त्रियों में। ठीक है, आपके दादाजी को कम शर्करा की सलाह डॉक्टर दे रहा है, कम शुगर खानी है, मीठा कम खाना है। तो इसका मतलब दादाजी को एक बीमारी हुई है जिसका नाम है मधुमेह, और इसे कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज। इधर देखो, हमारी एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि का भाग एक होता है बहिस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी भाग जो है, इसकी जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे स्रावित होता है इंसुलिन। और अगर शरीर में इंसुलिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए,
इंसुलिन की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस मीठा, मेलिटस मीठा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य में कौन सा अंग करता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग, तो अग्नाशय। इंसुलिन का कार्य क्या है? ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, अर्थात कम करके रखता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? टेस्टिज के द्वारा। और एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के किस अंग से स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा। तो वृषण ये नर का पार्ट है और अंडाशय ये मादा का पार्ट है। ठीक है। ये आपके मुख्य जो प्रश्नों की ये श्रृंखला है, इस पर अपन ने अभी चर्चा की है। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तब आप एक कुछ चीजें और याद रख लें। जैसे मैं बात करूं हार्मोन्स की, हार्मोन, हार्मोन की दो कैटेगरी कर लें अपन। एक हार्मोन लिख दिए मैंने इधर, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन में आपको नाम याद रखने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और एक है आपका एब्सिसिक अम्ल। ये तीनों ये वृद्धि नियामक हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं और ये ग्रोथ इनहिबिटर है, निरोधक, निरोधक, वृद्धि निरोधक होता है ये। ठीक है। एक आपको जंतु जो हार्मोन है, जंतु हार्मोन, इनको भी याद रखना है। जैसे नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इससे निकलता है। नंबर दूसरा आपको याद रखना है, एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये हेडमास्टर ग्रंथि है, हेडमास्टर ग्लैंड है, सभी को कंट्रोल करेगी। एक ग्रंथि का नाम है पिनियल, पिनियल ग्रंथि। ठीक है। इससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। एक ग्रंथि का नाम है थायराइड, थायराइड इससे थायरोक्सिन का स्राव होता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का स्राव होता है। पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड इससे पीटीएच हार्मोन का स्राव होता है, पैराथार्मोन। अगली ग्रंथि का नाम है थाइमस, थाइमस ग्रंथि जो सीने में पाई जाती है, इससे थाइमोसिन का स्राव होता है। यह ग्रंथि हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित होती है। अगली ग्रंथि का नाम है एड्रीनल अधिवृक्क ग्रंथि, इससे एड्रीनलिन का स्राव होता है, एड्रीनलिन का स्राव होता है। पुरुष में जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि को कहते हैं वृषण, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। और महिलाओं में जो पाई जाती है उसे कहते हैं अंडाशय, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं एक साइड हो जाता हूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। यहां पर अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं। देखिए इधर ये मेल
और ये है फीमेल। ठीक है, तो देखो ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जिसे हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं, फिर है पिनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में ही होती है, एक है पिट्यूटरी जिसे हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखिए इधर आपको दिख रही है, तो ये तीनों में ही, दोनों में है, मेल में और फीमेल में। फिर आए अपन गर्दन की तरफ, तो यहां मिलती है हमें थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 लोब में पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पर। इसके अलावा एक होती है थाइमस, जो हमारे सीने में होती है थाइमस, ठीक है। आगे देखें, एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर होती है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये अग्नाशय पेंक्रियाज के अंदर होती हैं। ओवरी फीमेल के अंदर, ये 2 ओवरी, और इधर 2 टेस्टिजियम मेल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है इसे हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये जो ओवरी है ना, ओवरी, इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये केवल मादा में पाई जाती है या स्त्री में पाई जाती है। इधर देखिए, ये जो टेस्टीज है ये पुरुष में पाए जाते हैं या नर में पाए जाते हैं, उसके से जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन्हें द्वितीयक लैंगिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपका जो चैप्टर था, आपका ये जो चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय से संबंधित, उससे महत्वपूर्ण हमने ये सारी ग्लैंड यहां देख ली है, और महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न उत्तरों पर अपने चर्चा की है। आज के वीडियो में जितने भी बिंदु हमने आपके साथ साझा किए हैं, जो भी प्रश्न साझा किए हैं, उनके परीक्षा में आने की भरपूर संभावना है, इसीलिए आप इनको स्किप नहीं करें, बार बार वीडियो को देखें और इनको नोट डाउन कर लें और इनका रिवीजन करते रहें। वीडियो आपको अच्छा लगा आपने तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। संदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत आपकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।